Okay. Let's start. Yes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस 1991। इससे पहले हमने समझा था, जैसे जैसे हमने क्लास 11 की एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने समझा था कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के टाइम पे क्या था। देन 1950 से 1990 तक में उसकी सिचुएशन क्या थी। एंड अब आया है कि 1991 के बाद क्या हुआ, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बेस समझेंगे कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों अडॉप्ट किए गए। क्या ये इमीडिएट कॉज था या जो हिस्टोरिकल रीजन थे हम उस पर चल रहे हैं, क्या इस यहाँ पे भी कॉलोनियल लेगेसी का रोल है। एंड जब हमने रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने था तो आईएमएफ की क्या बेसिक कंडीशंस थी और वो कंडीशंस को हमने किस तरीके से फुलफिल किया है। एंड वो कंडीशंस अप्लाई करके हमारे में क्या टाइप का इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम इसका एक बेस समझ लेते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज बेस अबाउट। तो जैसे हमने पढ़ा है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था। ओके। एंड देन 1950 से इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें पता है कि इंडिया ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो मेजर फोकस रखा था दैट वाज ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इंडिया ने फोकस किया था। एंड इनफैक्ट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया ने अपना एक प्राइम मूविंग फोर्स भी बनाया। दैट मीन्स एक प्राइम मूविंग फोर्स, कि एक इंडिया की इकोनॉमी जब वर्क करेगी या जो ग्रो करेगी उसके अंदर जो प्राइम मूविंग फोर्स होगा दैट वुड बी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, सबसे ज़्यादा बजट में जो हमारा एलोकेट होगा वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में एलोकेट होगा। एंड इंडस्ट्रीज जैसे जैसे ग्रो होगी उस तरीके से पूरी इकोनॉमी या सोसाइटी ग्रो होती जाएगी। लेकिन इस समय इंडिया के पास दो मेजर चैलेंजेस थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडिया के पास कोर इंडस्ट्रीज नहीं थी। कोर इंडस्ट्रीज लाइक स्टील हो गया, कोल हो गया, पावर हो गया, यानी कि ये वो टाइप की इंडस्ट्रीज है जो रिक्वायर्ड रहती है फॉर द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कोर इंडस्ट्रीज नहीं थी, फर्स्ट थिंग। और जो दूसरा चैलेंज था इंडिया के पास दैट वाज कि इंडिया में उस समय स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं था, क्योंकि 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि वो अनस्किल्ड थी। जस्ट 15% पॉपुलेशन जो थी वो स्किल्ड थी, और वो पॉपुलेशन पॉलिटिक्स का पार्ट थी। तो यानी कि जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग एम्प्लॉयज जो लेबर थे वो नहीं थे इंडिया के पास। एंड हेंस उसके चलते क्या हुआ कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बेस वीक रह गया, इंडस्ट्री सेक्टर वीक रह गई, एंड उसके चलते हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने। और जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ हमारे में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, और ये एक्सप्लोजन की बेसिक डिमांड्स बढ़ती गई। तो जितना ज़्यादा बेसिक डिमांड्स बढ़ी उतना ज़्यादा हमने वो प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा पाए, बट हमने फिर इंपोर्ट किया, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट किया उतना ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता गया। सो दैट वाज इन 1950s। बट सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई थी कब, जब इंडिया में 1960s में रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी है नहीं। तो इसके लिए हमने मैक्सिको के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया। उन्होंने HYV सीड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, जिसके चलते हमारे में एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ले जिससे हमारा HYV सीड्स आया, HYV सीड्स ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मेजर चीज़ देखते हैं कि HYV सीड्स आए थे राइस और वीट में। अब राइस और वीट जिन्होंने अफोर्ड किया विद प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा, तो उससे मेजरली दो चीज़ें हुई फार्मर्स की लाइफ में। पहला है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, और दूसरी चीज जो थी कि फार्मर्स की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई। अब जब आपने फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर दी है, ठीक है, आपने फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर दी है, तो ये फार्मर्स क्या करेंगे, इकोनॉमी में डिमांड करेंगे, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया है। अभी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई के लिए आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना पड़ेगा। बट हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ना ही कोर इंडस्ट्रीज थी और ना ही हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स था, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है वो वीक ही रह गया।
तो उसके चलते हमें ये इशू क्रिएट हुआ, एंड हेंस फिर हमने जो ग्रोइंग डिमांड बढ़ी, उसका सप्लाई बढ़ा, उसका प्रोडक्शन बढ़ा, बट ड्यू टू वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस हमने यहाँ पे वापस इम्पोर्ट पे फोकस किया, एंड अगेन हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो वापस कम होता गया. सो दिस वाज द सेकंड फेज, राइट. वेरएज अगर हम थर्ड फेज की बात करते तो थर्ड फेज को हम रिलेट करेंगे विथ 1980s में, जब यहाँ पे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. अभी जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसने फोकस किया था ऑन दी आईटी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर पे इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था. एंड उसके चलते इंडिया में दो टाइप की इंडस्ट्रीज भी बनी थी. पहली जो थी टीसीएस, और दूसरो जो थी इन्फोसिस. अब इंडिया में या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड आया, जिसके अंदर आईटी सर्विसेज में किसी का बेस नहीं था, सब लोग एक ग्राउंड जीरो पे थे. तो इंडिया ने सोचा कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, एंड इंडिया ने अपना फोकस सर्विस सेक्टर पे इंक्रीज कर दिया. तो जो वो सिचुएशन है ये इस समय, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, ठीक है. हमने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी है, उनकी इनकम इंक्रीज करी है, और उनके डिमांड इंक्रीज किया है. वेरे सर्विस सेक्टर में भी हमारे इंडिया में ग्रो करने लग गया था. आई मीन ऑलमोस्ट जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 15% हो गया था बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो दैट मीन्स कि ये ग्रो कर रहा था, ग्रो कर रहा, लोगों के पास पैसा आया, पैसा आया, डिमांड आई, डिमांड आने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ा. बट अगेन ड्यू टू वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस हमने वापस क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सो दैट मीन्स कि अगर हम सिचुएशन को कल्मिनेट करते हैं, दैट बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द मेजर रीजन क्या था हमारा, द वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस, एंड उसके चलते जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो थोड़ा कम था. ठीक है. अगर यहाँ पे हम ट्रेड ट्रेड बैलेंस देखते हैं कि ट्रेड इम्बैलेंस जो था इंडिया में वो इतना ज़्यादा था कि 1980 से 81 के बीच में इंडिया में जो ट्रेड डेफिसिट था दैट वाज -$4 बिलियन. यानी कि हम 4 बिलियन का इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट. बट अगर हम इसको 10 साल बाद देखते हैं, 1989 से 90 के बीच में, तो अगेन जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस था वो बढ़ के हो गया -$10 बिलियन. यानी कि हम 10 बिलियन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट. तो ये चीज़ क्या दर्शा रहा है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का एक इशू क्रिएट था, दैट वाज परसिस्ट कर रहा था. वेरेज जो सेकेंड सिचुएशन थी जिसके वजह से ये इशू और भी ज़्यादा बढ़ गया, दैट वाज द गल्फ वॉर्स. कि जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुए, जब गल्फ वॉर्स हुए, तो इंडिया में ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व कम था, हमारे ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था. एंड जब गल्फ वॉर हुआ तो उससे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था. एंड उसके चलते हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो इंक्रीज होता गया. एंड जब हमारा इम्पोर्ट महंगा हो गया तो उसके चलते जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी महंगा हो गया था. आई कैन स्टिल रिकॉल कि मतलब जो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 17% इन्फ्लेशन बढ़ चुका था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दो और क्राइसिस हो गए थे, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थी, राइट. लीडरशिप रोल बार बार चेंज हो रहा था, एंड कम्युनल क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे. एंड ये सारी चीज़ें कल्मिनेट हुई, एंड एट द एंड इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जहाँ पे हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था, राइट. एंड दिस इंडिया को फोर्स किया कि वो आईएमएफ के पास जाए और $7 बिलियन का लोन ले. एंड वो लोन देने के लिए आईएमएफ ने कंडीशंस रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करोगे एंड आप अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करोगे. वेयर एज ग्लोबलाइज का आईएमएफ ने ऑप्शन दिया कि ड्यू टू कोल्ड वॉर जस्ट अभी खत्म ही हो रहा है, तो ग्लोबलाइज के लिए आपको ऑप्शन दिया कि आपको अभी ग्लोबलाइज करना है या नहीं करना. बट इंडिया ने कहा कि हमें सर्विस सेक्टर ग्रो करना है, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो उसके अंदर सुपरमेसी लाने के लिए इंडिया ने फिर उसको ग्लोबलाइज भी कर दिया, राइट. एंड देन उसका फिर अलग अलग सेक्टर्स में इम्पैक्ट हुआ. तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ों पे फोकस करेंगे, जहाँ पे हम मेजर चीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट वाज एन इंट्रोडक्शन. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल लेके आए थे, जहाँ पे हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की ही चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करी थी. ओके. बट 1980s में इकोनॉमी में स्टेगनेशन आ चुका है एंड इनएफिशिएंसीज आई थी. फॉर एग्जांपल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे 1991 में, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशेंटली लो हो गए थे, यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते का रिजर्व बचा था हमारे पास. तो इंडिया फिर गया दैट ओके हमें आईएमएफ के पास जाना है, एंड आईएमएफ ने हमें
कुछ चीज़ें बताई गई कि हम आपको लोन देंगे और उसके लिए ये कंडीशंस है ताकि आपकी कंट्री में वापस इस टाइप का क्राइसिस ना हो। तो ये चीज़ें रही थी, राइट। अब अगर हम इसका क्राइसिस का ओवरव्यू समझते हैं तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ता जा रहा था इंडिया में, ठीक है। तो इसने आईएमएफ के पास गया और आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन दिया गया एंड उसके साथ उसने कुछ कंडीशंस भी लगाए गए, राइट। और ये कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करी। अब एग्जैक्टली क्या कंडीशंस थी अगर हम उसको और बेटर वे में समझते हैं तो सबसे पहला था कि फिस्कल कंसोलिडेशन था, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो डिक्रीज करने का बोला उन्होंने, दैट वी हैव टू डिक्रीज अवर फिस्कल डेफिसिट, जो उस समय 8.5% हुआ करता था, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट में ये बोला कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो उस समय ऑलमोस्ट 17% हुआ करता था, अभी रहता है 4 to 5%, सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा था। एंड फिर बोला कि आप अपने जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसको लिबरलाइज करो। बोला कि जो आपकी टैरिफ है, उस समय इंडिया में जो टैरिफ लगाता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, वो 150% लगाया करता था, तो इसको रिड्यूस करवा के ऑलमोस्ट 40% जैसा लेके आया इंडिया, ठीक है। फिर बोला कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है यानी कि जो पीएसयूज है, उन सबको जो भी इनएफिशिएंट है, आप उसको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। देन बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे भी फोकस करना पड़ेगा हमें, कि आप जो एनपीएज है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको डिक्रीज करवाइए एंड जो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स है उसको मार्केट पे फोकस रखिए, यानी कि आप इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मत रखिए कि जो भी एक्सचेंज रेट होता है दैट इज इन बिटवीन अ डॉलर एंड इन बिटवीन इंडियन रुपी, तो ये एक्सचेंज रेट को आप मार्केट के बेस पे छोड़ दीजिए, दैट मीन्स एट द फ्री फ्लो छोड़ दीजिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर पाएगी। सो दीज वर द कंडीशंस। तो उसके बेसिस पे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बेसिक फीचर्स क्या थे कि इसमें फोकस किया था ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके चलते एक कम्पिटिटिव इकोनॉमी की कैटेगरी स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। तो दो कैटेगरी के रिफॉर्म आए। पहला है कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और दैट मीन्स इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स लाए गए। एंड देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाई कि वो इंप्रूव करेगा हमारी एफिशिएंसीज एंड कंपिटिटिवनेस। इसका बेसिक एग्जांपल यही था, द रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, उसको रिड्यूस किया फ्रॉम 150% टू 40% के चलते। तो ये एक फाउंडेशन बनाता है कि हमें ये जो सेक्टरल है, जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स है, उस पे हम डिस्कस करें, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दी ग्लोबलाइजेशन। तो वन बाय वन अगर हम लिबरलाइजेशन के बारे में समझते हैं, विल स्टार्ट विद द लिबरलाइजेशन। तो इसके अंदर जो मेजर चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दिया था इन इंडस्ट्रीज सेक्टर, ताकि आपने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, कि आप एनकरेज कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप आइए यहाँ पे अपना सेटअप कीजिए। वो प्राइवेट सेक्टर इंडिया का है या वो प्राइवेट सेक्टर बाहर का है, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेशन अपना इंक्रीज कर दीजिए। इसका बेसिक एग्जांपल आता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने अपना प्रॉफिट इतना ग्रो किया कि उसके रेवेन्यू एक्सीड हो गए एट प्रेजेंट $75 बिलियन इन 2023। दैट मीन्स कि ये काफ़ी अच्छा नंबर रहा है फॉर अ प्राइवेट सेक्टर लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेर इज फाइनेंशियल सेक्टर में बोला गया कि प्राइवेट बैंक्स को आप इस्टेब्लिशमेंट दीजिए, आप एनकरेज कीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कि वो आपके बैंकिंग लैंड्स को आपके बैंकिंग सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इसका बेसिक एग्जांपल आया था दी आईसीआईसीआई बैंक एंड दी एचडीएफसी बैंक, जो रिटेल बैंकिंग सेक्टर में आए और इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में उसके बाद से काफ़ी अच्छा बूम रहा है। दैट मीन्स ये दो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। एंड हमें पता है कि बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, कि जितनी हेल्दी आपकी बैंक रहेगी उतना हेल्दी आपकी इकोनॉमी रहेगी। तो ये एक सिनेरियो रहता है। वैसे अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे समझते हैं तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जा रहा है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स एक डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। कि आपके जो इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स थे गवर्नमेंट के, वो डिस इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि वो आपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रही है वो अब प्राइवेट सेक्टर के पास गई है, एंड हेंस इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, राइट। एंड ये प्राइवेट सेक्टर से लाता है कि प्राइवेट सेक्टर अपना कैपिटल लेके आता है और वो अपनी मैनेजमेंट स्किल लेके आता है, जिससे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है
वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसके दो एग्जांपल आए थे। फर्स्ट है एंटरप्राइजेज लाइक एयर इंडिया एंड सेकंड है भारत पेट्रोलियम। ये दोनों की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। तो इसका जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट यही था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगी, कंपिटिटिवनेस इंप्रूव रहेगा इन द पर्टिकुलर मार्केट। एंड ऑल दो प्राइवेट सेक्टर को भी क्रिटिसिज्म मिला है दैट दे इवन दो दे आर सेइंग दैट दे आर एफिशिएंट, वो अच्छा कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो अच्छा मैनेजमेंट स्किल लेके आ रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे इशू फेस हो रहा है अबाउट दी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो करप्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी परसिस्ट कर रहा है। ओके, एनीवेज वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जो हम फोकस करें दैट इज ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन हमने देख लिया एंड प्राइवेटाइजेशन देख लिया। अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है कि आप अपनी इकोनॉमी को लिंक कर रहे हो विद द ग्लोबल मार्केट। तो आपने आपकी इकोनॉमी में जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पे आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया। आप प्राइवेट सेक्टर्स को बोल रहे हो कि हाँ आप आइए हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कीजिए। आप जो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको अलाउ कर रहे हो कि आप दूसरी इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट कीजिए। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ ग्लोबलाइज करवा रहे हो। दैट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या समझा था हमने, दैट आई एम मेकिंग माई प्रोडक्ट ग्लोबल, राइट। यानी कि मैंने एक कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है मेरा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक मेरा ऑटोमोबाइल कार है, तो वो कार को मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कार है, जो मेरी ब्रांड है, वो एक ग्लोबल ब्रांड बने। तो ये कब बनेगी, जब मैं मेरी जो एंटरप्राइज है, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वो मैं कोई और कंट्री में सेटअप करूँ, राइट। वहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँ, वहाँ पे एक सेटअप करूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी मेरी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। सो दैट मीन्स कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। अब जब मेरी मल्टीनेशनल कंपनी बनेगी तो मैं जिस इकोनॉमी से बिलोंग करता हूँ, लेट्स से मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो इंडिया एज अ इकोनॉमी कोई और कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेगी, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि आपने आपकी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, कि एंट्री है और एग्जिट भी रखा है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता है, राइट। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ आईटी सर्विसेज पे, उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइज किया। तो ग्लोबलाइज करने के बाद क्या होगा कि हम एक हब बन गए ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, स्पेशली इन आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स। अगर 2023 में देखें तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। दैट इज ऑलमोस्ट 8% ऑफ द जीडीपी। एंड इंडिया सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो। तो ये एक एग्जांपल है कि आपने सही टाइम पे अपनी इकोनॉमी को ओपन किया जस्ट आफ्टर द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दिस एक्सप्लेन्स द रीजन दैट व्हाई इंडिया में सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो कर दिया है, राइट। ये एक अल्टीमेट रीजन है कि हमारे पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा थी, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सारा मार्केट इंडिया में यूटिलाइज हो चुका, एंड टुडे हम सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टू द कंट्रीज लाइक यूएसए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 1995 में इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे इंडिया ने कमिट किया कि वो अपने मार्केट को ओपन रखेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक फेयर ट्रेड होना चाहिए बिटवीन ऑल द इकोनॉमीज। अगर आपकी इकोनॉमी ओपन नहीं है, दैट मीन्स कि पहले था क्या था कि इंडिया ऑलमोस्ट 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, तो उसको रिड्यूस करवा के 40% हो गया। सो दैट मीन्स इंडिया इज कमिटिंग कि हाँ हम इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं, हम बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी चांस देंगे कि इंडियन के जो मार्केट है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, एंड उसका फ्रूट वो इंडस्ट्रीज को भी मिले, एंड इनफैक्ट इंडिया एज ए कंट्री को भी मिले। सो दिस वॉज देयर ऑब्जेक्टिव। वेर एज इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो अगर हम असेसमेंट करते ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ था पहले 5.6% था इन 1980 से 81 में, वो 10 साल में 8.2% हो गया, राइट। सो दैट मीन्स कि हम डबल डिजिट की तरफ जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कई सारे सर्विस सेक्टर में कई सारी इंडस्ट्रीज है, लाइक इन्फोसिस हो गया या विप्रो हो गया,
ये एक ग्लोबल आईटी लैंडस्केप बन चुके हैं, उसके चलते इंडिया में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हो गया। दैट मीन्स एट प्रेजेंट आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जीडीपी में, ऑलमोस्ट 50% ऑफ जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटी सेक्टर का है। सो दैट मीन्स हम एक ग्लोबल हब बन गए हैं। बट यहाँ पे चैलेंज ये फेस हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे डिस्पैरिटीज अभी भी रह रही है इंडिया में। अब डिस्पैरिटीज को कैसे फिगर आउट करते हैं, हमने ये चीज पहले भी समझी हुई है कि 3 सेक्टर है हमारा। फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। ओके, अभी हम तीनों का जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मेजर चीज समझनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन रहता है ऑलमोस्ट 18% से, सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन रहता है ऑलमोस्ट 25%, एंड टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 55%। वेरेज अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट करता है ऑलमोस्ट 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट करता है, सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट 20 to 25% लोगों को एम्प्लॉयमेंट करता है, वेरेस टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉय करता है ऑलमोस्ट 30% को। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 45% का एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ये पर्टिकुलर सेक्टर, बट इसका जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। और ये सेक्टर सिर्फ 30% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बट इसका जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन 55% है। सो दैट मीन्स कि ये सेक्टर काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है एट प्रेजेंट एज कंपेयर टू दिस सेक्टर। तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इतना कम पैसा कमा रही है और इतनी कम पॉपुलेशन इतना ज्यादा पैसा कमा रही है, तो इंडिया में एक सिनेरियो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द सिनेरियो ऑफ इनइक्वालिटी। तो एट प्रेजेंट इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा पीक पे चल रही है। हम काफी ज्यादा पीक पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एंड उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये अभी काफी ज्यादा पीक पे चल रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि इवन दो हमारा ये सेक्टर ग्रो हो रहा है इतना ज्यादा, बट इंडिया में डिस्पैरिटीज अभी भी काफी ज्यादा है। वेरे जो बेनिफिट है ऑफ ग्रोथ का वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास 60% ऑफ नेशनल वेल्थ रही है बाई 2023। यानी कि अभी भी रिफॉर्म्स के इतने साल बाद भी हम डिस्पैरिटीज यानी कि जो इनइक्वालिटीज है उससे ओवरकम नहीं हो पाए। सो हाउ कैन वी समराइज दिस थिंग? वी कैन से दैट दो 1991 एक टर्निंग पॉइंट था हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके बाद में हमारे कई सारा ओपन किया हमने हमारी इकोनॉमी, एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनी। सेक्टर्स लाइक सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हुए कि वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इनफैक्ट कंट्रीज लाइक यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट जो चैलेंजेस है हमारे पास, दैट इज़ द इनइक्वालिटी एंड द अंडर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एक क्रिटिकल इशू रहा है। सो एज अ फ्यूचर आउटलुक अगर हम समझे तो यहाँ पे हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए ऑन सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज रियल, एंड सेकंड इज द इंक्लूसिविटी, कि जितना ज़्यादा हम इंक्लूसिव ग्रोथ के वे में वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हम इनइक्वालिटी को एड्रेस कर पाएंगे। राइट, so this was it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.